जानते हैं आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला आव्यूह है स्तंभ आव्यूह, जिसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो जैसा इसका नाम है वैसे ही होता है। अगर किसी मैट्रिक्स में केवल कॉलम हो तो उसे हम लोग कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अब जैसे ये जो हम एग्जाम्पल में लिए हुए हैं, तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें एक केवल कॉलम है। और ये कितने क्रॉस कितने का है, तो पहले हम रो लिखते हैं 1 2 3। तो ये 3 क्रॉस 1 का क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स है। और ये जो है 2 क्रॉस 1 का क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स है। अब दूसरा है पंक्ति आव्यूह, या इसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो अगर किसी मैट्रिक्स में, किसी आव्यूह में अगर केवल रो हो तो उसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। अब जैसे ये 1 क्रॉस 3 का रो मैट्रिक्स है, ये 1 क्रॉस 2 का रो मैट्रिक्स है। अब आइए तीसरे पे चलते हैं। तीसरा है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है कि जिसमें रो और कॉलम सेम हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। मतलब कि रो जो है वो कॉलम के जितने रो हो, मतलब नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जितने रो की संख्या है अगर उतने ही कॉलम की संख्या है तो उसे हम क्या कहेंगे, एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारा कोई मैट्रिक्स है 2 1 3 4। ये क्या है, 2 क्रॉस 2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह से मान लो बी कोई मैट्रिक्स है। अब बी मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 1 4 -1 2 3 1 4 -1 0। तो अब ये क्या हो गया, 3 क्रॉस 3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, मतलब जितने रो उतने कॉलम। अगला है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह का मतलब होगा डायगोनल मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल डायगोनल एलिमेंट हो और बाकी एलिमेंट जीरो हो, उसे हम लोग, मतलब जिसके केवल डायगोनल पर एलिमेंट हो और बाकी एलिमेंट जीरो हो, उसे हम लोग कहेंगे विकर्ण आव्यूह। अब जैसे कोई हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये मान लीजिए 1 है 2 है और 3 है और बाकी एलिमेंट क्या है, जीरो हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, विकर्ण आव्यूह कहेंगे। और ये जो है एक वर्ग आव्यूह भी होना जरूरी है। कोई भी अगर वर्ग आव्यूह है और उसके केवल डायगोनल पर एलिमेंट हैं और बाकी एलिमेंट जीरो हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को, ऐसे आव्यूह को हम लोग क्या कहेंगे, विकर्ण आव्यूह कहेंगे। अब अगला आव्यूह है जिसका नाम है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह का मतलब स्केलर मैट्रिक्स। तो बस अदिश आव्यूह में क्या होता है, किसी भी विकर्ण आव्यूह को हम अदिश आव्यूह तब कहेंगे जब इसके डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएं, सेम हो जाएं। तो किसी भी विकर्ण आव्यूह को अदिश आव्यूह कहेंगे यदि विकर्ण पर, मतलब डायगोनल के एलिमेंट सेम हो जाएं। यदि विकर्ण पर एलिमेंट का मतलब अवयव समान हो। अब इसमें किस तरह से एग्जाम्पल हो सकता है, एलिमेंट बस सेम लेना है और कुछ है नहीं इसमें। अब जैसे मान लीजिए कि हम इन तीनों को जो है 3 ले लिए, बाकी चीज़ें जीरो हैं और ये सब हम लोग 3 ले लिए, तो ये हमारा क्या हो गया, एक अदिश आव्यूह हो गया। अगला आव्यूह है तत्समक आव्यूह, या इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तत्समक आव्यूह, या फिर इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक आव्यूह या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होगा कि ये किसी अदिश आव्यूह को ही हम तत्समक आव्यूह कहेंगे अगर ये सब एलिमेंट क्या हो जाए, 1 हो जाए। इसमें क्या था कि सेम होना चाहिए। सेम होने का मतलब है कि √3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, -1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसमें क्या हुआ, तत्समक आव्यूह में हम उसको एकदम फिक्स कर दिए कि किसी भी आव्यूह को हम तत्समक आव्यूह या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स तब कहेंगे जब उसके,
मतलब किसी भी अदिश अवयव को हम लोग तत्समक अवयव तब कहेंगे जब डायगोनल के एलिमेंट 1 हो जाएं। इसमें फिक्स हो गया कि 1 होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मान लीजिए हम लोग जो है 1 0 0 1, ये भी क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। दूसरा मान लीजिए 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये जो है 2x2 का था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये जो है 3x3 का हो गया। तो ये इस तरह से है कि अदिश अवयव को ही हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर तत्समक अवयव कहेंगे अगर ये डायगोनल के एलिमेंट क्या हो जाए, 1 हो जाए। अगला है शून्य अवयव या जीरो मैट्रिक्स। शून्य अवयव हम लोग किसी भी अदिश अवयव को शून्य अवयव कहेंगे। सॉरी, अदिश अवयव में किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, किसी भी हम लोग वर्ग अवयव को शून्य अवयव तब कहेंगे जब इसके हर एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब जैसे कि मान लीजिए कि ये 0 0 0 0, अब ये 2x2 का क्या है, शून्य सदिश है, अरे सॉरी, 0 अवयव है या शून्य अवयव है। अब 3x3 का अगर हमको लिखना होगा तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, मतलब इसके हर एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ये एकदम फिक्स है। आइए आज हम जानते हैं कि दो मैट्रिक्स आपस में बराबर कब होते हैं। तो दो मैट्रिक्स की समानता या फिर इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्सेस। तो दो मैट्रिक्स हमारे पास मान लीजिए हैं, एक हम एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझाते हैं, बड़ा ही आसानी से आ जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए x है, ये मान लीजिए p है, ये मान लीजिए 2 है, ये मान लीजिए 4 है, और इसी के बराबर हमारे पास एक दूसरा मैट्रिक्स है। ये मान लीजिए कि 0 है, और ये मान लीजिए कि y है, और ये मान लीजिए कि z है, और ये मान लीजिए कि 4 है, सपोज दैट। और ये दोनों मैट्रिक्स अगर आपस में बराबर हैं, ये दोनों अवयव अगर आपस में बराबर हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए। मतलब कि इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के बराबर होगा, इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा, ये एलिमेंट इसके बराबर होगा, और ये एलिमेंट इसके बराबर होगा। तो दो मैट्रिक्स अगर आपस में बराबर हैं तो सबसे पहले तो उनका आर्डर सेम होना चाहिए, क्योंकि आर्डर सेम नहीं होगा तो हो ही नहीं पाएगा। तो जितने आर्डर का ये रहे उतने आर्डर का ये रहे, और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए, पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, इस तरह से। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मान लीजिए अगर इस एग्जाम्पल में हमसे पूछा होता कि अगर इस तरह का कंडीशन दिया हुआ है तो आप बताइए कि एक्स वाई जेड और पी की वैल्यू क्या होगी। तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर, y की वैल्यू 2 के बराबर, z की वैल्यू 4 के बराबर, और p की वैल्यू, ये आंसर हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, NCERT 3.1 है शायद, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सॉरी 3.1 नहीं है, एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन है ये। तो अब इसमें जैसे कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में, दोनों अवयव आपस में बराबर दिए हैं और पूछा है कि एक्स वाई जेड का मान बताइए। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पहला एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितना होना चाहिए, 9, इसको हम 1 बना लेते हैं। x प्लस जेड की वैल्यू कितना होना चाहिए, 5, इसको 2 बना लेते हैं। और y प्लस जेड की वैल्यू होना चाहिए 7, इसको हम 3 बना लेते हैं। अब हम इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लेते हैं। तो अगर हम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 4। x से x कट गया, z से z कट गया, देखिए तुरंत y की वैल्यू 4 आ गई। और जैसे ही y की वैल्यू 4 आ गई तो हम y की वैल्यू सेकेंड में रख देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि z इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो z की वैल्यू 3 आ गया। अब हमको क्या करना है, जैसे हम y निकाल लिए और z निकाल लिए, अब हम x निकालना चाहते हैं। तो फ्रॉम, ये तो हम लोग किस में रखे हैं, y की वैल्यू ये थर्ड में रखे हैं ना, ठीक, थर्ड में रख दी। अब फ्रॉम 2 में अगर हम लोग देखें इक्वेशन नंबर 2 से, तो आप x प्लस जेड कितना है 3 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो बड़ी ही आसानी से हम लोग देख रहे हैं कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लिए।